नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दुनिया की। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। खबर दुनिया की में आज की कड़ी में बात होगी म्यांमार में बढ़ते गृह युद्ध की, और इसके अलावा बात होगी जिस तरह से ट्रंप ने जो धमकी दी है साफ तौर पर पनामा नहर को लेकर, उसके क्या मायने हैं, इस पर भी हमारा फोकस रहेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं खबर दुनिया की और सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। रूस ने कहा सीरिया की नई सरकार के साथ राजनयिक और सैन्य स्तरों पर बातचीत जारी। सीरियाई नेता अल जुलानी ने कहा कतर ने ऊर्जा समेत दूसरे क्षेत्रों में निवेश की जताई इच्छा। पश्चिम एशिया के बदले राजनीतिक हालात के बीच रूसी प्रतिनिधिमंडल का ईरान दौरा। रूसी उप प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति पेजेशकियान के बीच आपसी हितों के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा। एक व्यापक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर की तैयारी। अचानक मॉस्को के दौरे पर पहुंचे स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको। राष्ट्रपति पुतिन से की मुलाकात। गैस, यूक्रेन युद्ध के शांतिपूर्ण अंत समेत दूसरे मुद्दों पर चर्चा। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूस पर निर्भरता को बताया यूरोपीय सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा। म्यांमार के रखाइन प्रांत पर विद्रोही के कब्जे के बाद रोहिंग्याओं का पलायन जारी। 60,000 से अधिक पहुंचे बांग्लादेश। सूत्रों के अनुसार शेख हसीना के प्रत्यर्पण संबंध में बांग्लादेश ने भारत को भेजा पत्र। मोजाम्बिक की शीर्ष अदालत ने विवादित चुनाव में सत्तारूढ़ दल की जीत पर लगाई मुहर। डैनियल चैपो को घोषित किया विजयी। हासिल किए 65% से अधिक वोट। और आइए अब शुरुआत करते हैं। कभी बेहद ताकतवर रही म्यांमार की सेना अब भीतर से चरमराने लगी है। वजह है गृह युद्ध। एक ऐसा युद्ध जहां सेना कमजोर और अराकन आर्मी नाम का विद्रोही गुट अपनी पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ रहा है। उत्तर पश्चिमी छोर पर बसे रखाइन प्रांत में विद्रोही गुट अराकन आर्मी का बड़े हिस्से पर भी कब्जा हो चुका है, और सेना के अलावा अराकन आर्मी ने अब रोहिंग्याओं को भी अपने निशाने पर ले लिया है। देश के बड़े हिस्से हाथ से निकल जाने के बाद म्यांमार की सैन्य सरकार बाकी बचे क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण बरकरार रखने की जद्दोजहद कर रही है। दूसरी तरफ विद्रोही गुट लगातार म्यांमार की सेना को चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। उत्तर पश्चिमी छोर पर बसे रखाइन प्रांत पर विद्रोही गुट अरकान आर्मी का बड़े हिस्से पर कब्जा हो चुका है। गुट ने 273 किलोमीटर लंबी म्यांमार बांग्लादेश सीमा पर भी नियंत्रण करने का दावा किया है। कभी बांग्लादेशी मूल के रोहिंग्यों के साथ मिलकर क्षेत्र की स्वायत्तता की मांग करने वाली अराकान आर्मी अब रोहिंग्यों को निशाने पर ले लिया है। इसके पीछे का कारण रोहिंग्यों के कुछ गुटों का सेना के साथ हाथ मिलाना है। म्यांमार सेना ने 2017 में रोहिंग्यों पर बड़े पैमाने पर उत्पीड़न किया था, जिसके चलते लाखों रोहिंग्या पलायन कर बांग्लादेश, भारत समेत दूसरे देशों में बस गए थे। अब वही रोहिंग्या सेना के साथ मिलकर जातीय मिलिशिया अरकान आर्मी के खिलाफ लड़ रही है। हालांकि म्यांमार सेना रोहिंग्या को प्रशिक्षण और हथियार देने की बात से इनकार करती है। सेना का कहना है कि रोहिंग्यों को अपने इलाके की रक्षा के लिए उनकी मदद की जा रही है, जबकि रोहिंग्या का कहना है कि उन्हें नागरिकता की लालच देकर हथियार उठाने पर मजबूर किया गया है। अराकान आर्मी के कब्जे के बाद एक बार फिर रोहिंग्यों का पलायन शुरू हो गया है। बांग्लादेश के विदेश सलाहकार का कहना है कि अब तक 60,000 से अधिक रोहिंग्यों की नई खेप बांग्लादेश पहुंच चुकी है। कई रिपोर्टों में दावा किया गया है कि बांग्लादेश के कॉक्स बाजार शिविरों में जुड़े कई रोहिंग्यों को प्रशिक्षण देकर म्यांमार में लड़ने के लिए भेजा जा रहा है। इसमें पाकिस्तान के शामिल होने की भी बात कही जा रही है। कई जानकारों का मानना है कि बांग्लादेश इसके जरिए म्यांमार सेना और अराकान आर्मी पर रोहिंग्यों को उनके देश में दोबारा भेजने के लिए दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है।
अरकान आर्मी का आरोप है कि बांग्लादेश में रोहिंग्या शरणार्थी शिविरों के आसपास 11 आतंकी समूह काम कर रहे हैं। इनमें रोहिंग्या सॉलिडेरिटी ऑर्गेनाइजेशन, अराकान रोहिंग्या साल्वेशन आर्मी और अराकान रोहिंग्या आर्मी शामिल हैं। इन गुटों के लोग म्यांमार में हत्या, अपहरण, बलात्कार और दूसरे जघन्य अपराधों के लिए जिम्मेदार हैं। और आइए अब आपको बताते हैं कि म्यांमार की सैनिक सरकार और बांग्लादेश के खिलाफ मोर्चा खोलने वाली ये अराकान आर्मी आखिर है कौन और ये कैसे ताकतवर बनी। दरअसल फरवरी 2021 में म्यांमार में सेना ने तख्ता पलट कर दिया। तब से ही इस देश में सेना की तानाशाही और हुकूमत चल रही है। अपने खिलाफ आवाज उठाने वाले विद्रोहियों और लोकतंत्र समर्थकों को यहां की सेना दबाती आई है। म्यांमार की सेना पर मानवाधिकार हनन और लोगों को प्रताड़ित करने की तमाम शिकायतें आती रही हैं। म्यांमार में कई विद्रोही गुट सक्रिय हैं और ये काफी ताकतवर भी हैं। इन्हीं में से एक विद्रोही गुट है जो कि काफी ताकतवर है और इसे अराकान आर्मी के नाम से जाना जाता है। अराकान आर्मी के पास करीब 30 से 40 हजार लड़ाके और हाईटेक हथियार हैं। अराकान आर्मी की स्थापना 10 अप्रैल 2009 को पूर्व छात्र एक्टिविस्ट तुआन मरात नाइंग के नेतृत्व में रखी गई थी। अराकान आर्मी का दावा है कि म्यांमार में वो अपने प्रांत और लोगों की आजादी, न्याय, समानता और खुद के निर्णय के अधिकार की लड़ाई लड़ रही है। अराकान आर्मी अराकान लोगों का प्रतिनिधित्व करती है और उनका मानना है कि रखाइन प्रांत उनकी जमीन है। फरवरी 2021 में जब म्यांमार की सेना यानी जुंटा ने आंग सान सू की सरकार का तख्ता पलट किया था, तब अराकान आर्मी ने इसकी निंदा की थी, लेकिन तुरंत हथियार नहीं उठाए थे। इसके बाद करीब 2 साल तक अराकान आर्मी ने राजनीतिक विंग के जरिए अपनी प्रशासनिक पैठ बनानी शुरू कर दी। नवंबर 2023 में अराकान आर्मी ने अन्य विद्रोही गुटों के साथ मिलकर बड़े पैमाने पर सेना के खिलाफ आक्रमण शुरू कर दिया। कुछ ही महीनों ने अराकान आर्मी ने रखाइन और चिन स्टेट के प्रमुख सैन्य ठिकानों पर कब्जा कर लिया और ऐसा माना जा रहा है कि म्यांमार के रखाइन स्टेट के करीब 80% हिस्से पर अराकान आर्मी का कब्जा है और यह क्षेत्र रणनीतिक तौर पर काफी महत्वपूर्ण है। जानकार मानते हैं कि अराकान आर्मी को सेना के भीतर से ही नहीं बल्कि जनता का समर्थन भी हासिल है। आइए सुनते हैं अराकान आर्मी के बारे में डिफेंसिव ऑफेंस के फाउंडर वैभव सिंह को लेकर कि जो साफ तौर पर हमने देखा है कि जिस तरह की जो बयानबाजियां इस पर निकलकर सामने आई हैं वो अपने आप में बहुत कुछ कहती हैं। तो क्या है अराकान आर्मी, ये लगातार हम आपको बता रहे थे। और ऐसे में आपको याद होगा कि पिछले दिनों बांग्लादेश की यूनुस सरकार के समर्थन में ढाका में एक रैली निकली थी और इस रैली में भारत विरोधी नारे लगाए गए थे। यहां तक कि इस रैली में शामिल बांग्लादेशी सेना के एक रिटायर्ड जनरल ने तो यह तक कह दिया था कि बांग्लादेश की सेना भारत के कोलकाता पर कब्जा कर लेगी। लेकिन आज हालात ये हैं कि म्यांमार के विद्रोही सेना अराकान आर्मी ने बांग्लादेश के कई इलाकों पर कब्जा कर लिया है और बांग्लादेश की सेना कुछ नहीं कर पाई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अराकान आर्मी ने एक तरह अपनी सरकार के साथ साथ बांग्लादेश पर भी चढ़ाई कर दी है और यह सब कुछ एक हफ्ते के भीतर हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अराकान आर्मी बांग्लादेश की सीमा तक आ गई है और उसने कुछ इलाकों पर कब्जा कर लिया है। बांग्लादेश जिस वक्त भारत को धमकी देने में व्यस्त था और अपने देश में हिंदुओं पर हो रहे हमले पर चुप बैठा था, ठीक उसी वक्त उस पर यह हमला हुआ है। म्यांमार की विद्रोही अराकान आर्मी ने बांग्लादेश की लगभग 271 किलोमीटर की सीमा पर कब्जा कर लिया है। खबरों के मुताबिक अराकान आर्मी ने बांग्लादेश के टेकनाफ क्षेत्र के तमाम हिस्सों पर भी कब्जा कर लिया है। यह इलाका केवल सामरिक रूप से ही नहीं बल्कि रोहिंग्या रिफ्यूजी कैंप और सेंट मार्टिन आइलैंड के नजदीक होने के नाते काफी संवेदनशील भी है। इस मुद्दे पर बांग्लादेश सरकार ने अब तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है। बांग्लादेश में इन दिनों जिस तरह के हालात बन गए हैं उसमें वहां का मीडिया भी इस मामले पर चुप है। तो साफ तौर पर जैसा कि हमने आपको दिखाया कि किस तरह से अभी जो स्थिति है वो किस ओर जाती हुई नजर आ रही है और क्या संकट के बादल और ज्यादा इसमें बढ़ सकते हैं, आइए इसी पर चर्चा करते हैं। डॉक्टर शेषाद्री चारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो कि प्रोफेसर एमिरेट्स डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज सावित्रीबाई फुले
पुणे यूनिवर्सिटी से हैं। सर, बहुत स्वागत आपका। और उसी के साथ मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि जिस तरह की अभी मौजूदा स्थिति है, क्या ये जो संकट के बादल हैं वो और ज्यादा आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे? क्या ये जो चुनौतियां अभी हम आसपास के देशों के सामने देख रहे हैं और साफ तौर पर बांग्लादेश के सामने, क्या ये और बढ़ती हुई नजर आएगी? क्या लगता है आपको? बिल्कुल, ये और परिस्थिति बिगड़ते जाएगी, क्योंकि अभी ये जो अराकन आर्मी है उसका कब्जा काफ़ी बर्मा के जो क्षेत्र है, म्यांमार का जो उत्तरी दक्षिणी क्षेत्र है, उस दक्षिणी क्षेत्र में काफ़ी फैला हुआ है और ये बांग्लादेश की तरफ भी जा रहे हैं। और आपने जो कहा कि ये करीब 271 किलोमीटर अंदर आ चुके हैं, वो 271 किलोमीटर नहीं है, वो पूरा जो बॉर्डर है वो 271 किलोमीटर है। भाई सीमा ही हमने बताई है जी। लेकिन वो सीमा में आ रहे हैं, वो जरूरी है, वो बहुत सही बात है आपका कहना जी। इसका मतलब ये है कि अराकन आर्मी जो है वो चाहती है कि ये जो रोहिंग्या है वो बाहर निकले। और ये जो बात है कि म्यांमार की जो आर्मी है वो अराकन आर्मी को डिफीट करने के लिए या उनको उनसे लड़ने के लिए रोहिंग्या की मदद लेंगे, ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि रोहिंग्या किसी के नहीं होते हैं। वो न अराकन आर्मी के हैं, न अराकन देश के हैं, न बांग्लादेश के हैं और ना ही म्यांमार के जनता के साथ हैं। वो एक अलग कौम है जो भारत में भी फैल चुके हैं। इसका सबसे जो खतरनाक बात जो मुझे ध्यान में आ रहा है वो ये है कि ये जो बांग्लादेश के अंदर जो संस्थाएं अराकन आर्मी के खिलाफ काम कर रही है या रोहिंग्या संस्था जो हैं, उनमें आईएसआई का बहुत ज्यादा प्रभाव हो सकता है। और देखिए, 4 दिन पहले बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच में बातचीत हुई है और बांग्लादेश के जो प्रमुख हैं उन्होंने कहा है, साफ कहा है कि पाकिस्तान के साथ हमारा संपर्क बहुत पुराना है और हम इस संपर्क को बढ़ाएंगे और एक स्ट्रेटेजिक विषयों पर भी हम इसकी बातचीत करेंगे। करीब करीब 40 साल के बाद पाकिस्तान का पाकिस्तान नेवी के जो शिप थे वो चिटगांग पहुंचे हैं। ये बहुत खतरनाक चीज है और अगर ये तांता बढ़ता जाएगा, पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में जो समुद्री मार्ग है उसका अगर कोऑपरेशन बढ़ेगा, क्योंकि लैंड से तो नहीं हो सकता है, जमीनी तौर पर उनका संबंध इतना नहीं हो सकता है, समुद्री मार्ग से उनका संपर्क अगर बढ़ेगा तो ये जो अराकन आर्मी के डर से जो भाग रहे हैं, ये सारे जो रोहिंग्या हैं वो धीरे धीरे बांग्लादेश छोड़कर कलकत्ता आएंगे और अनेक स्थानों पर, भारत के अनेक स्थानों पर अभी पहले से मौजूद हैं और इनकी संख्या बढ़ेगी। और ये अगर बढ़ती है तो आईएसए की जो स्लीपर सेल्स हैं वो इनका उपयोग करेंगे और देश में बहुत बड़ा विद्रोह करने का कोशिश करेंगे। खास करके जो कलकत्ता है, पश्चिम बंगाल है, असम है, इन स्थानों पर इनका प्रभुत्व बढ़ सकता है और ये बहुत बड़े इलाके पर कब्जा नहीं कर पाएंगे, परंतु धीरे धीरे छोटे छोटे विषयों को लेकर दंगा फसाद करना और इस प्रकार के सब सारे चीजें भारत में निर्माण हो सकता है। शेषाद्री जी, जिस तरह से हम देख रहे हैं, एक तरफ तो ये स्थितियां नजर आ रही हैं, चाहिए बांग्लादेश को साफ कहना चाहिए कि किसी भी हालत में एक भी रोहिंग्या अगर भारत के अंदर आता है तो उसका बहुत ही बड़ा कीमत बांग्लादेश को चुकाना पड़ेगा। बिल्कुल। शेषाद्री जी, एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि ये तमाम चुनौतियां तो नजर आ ही रही हैं, क्या इनसे निपटने के लिए भी एक रोड मैप तैयार किया जा रहा है? क्योंकि हम देख रहे हैं, क्योंकि हम वैश्विक स्तर पर जिस तरह की स्थितियां देख रहे हैं, वहां पर अभी म्यांमार, बांग्लादेश और भारत, आसपास के जितने देश हैं, ये सबसे ज्यादा सर्कुलेट होते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस पर इंपैक्ट कितना और इसके लिए एक कौन सी ऐसी ठोस रणनीति की जरूरत है जो आने वाले समय में इस पर एक रोक लगा सकेगी? नहीं, सबसे पहले तो म्यांमार सरकार के साथ हमें बातचीत करनी पड़ेगी और म्यांमार सरकार को यह कहना पड़ेगा, अगर म्यांमार सरकार को कोई मदद की जरूरत है तो हमें मदद करनी पड़ेगी। सैन्य मदद की जरूरत हो तो हमें अलग तरीके से उसकी जरूरत करनी पड़ेगी। स्ट्रेटेजिक विषय है, इस पर बहुत चर्चा नहीं हो सकती है, परंतु म्यांमार सरकार से तुरंत बातचीत करना और वहां की स्थिति का आकलन करना, ये सबसे पहली बात है। दूसरी बात, हमें बांग्लादेश को साफ कहना पड़ेगा कि वहां पर चुनाव करके वहां पर चुनावी सत्ता आना, एक डेमोक्रेटिक देश वहां पर बनना, ये बहुत जरूरी है। आज वहां पर जो सरकार है उसका किसी भी चीज पर नियंत्रण नहीं, आर्थिक नियंत्रण नहीं है,
कि सरकार का विद्रोहियों पर नियंत्रण नहीं है, विद्यार्थियों पर नियंत्रण नहीं है, अराकन राजनीतिक आर्मी दलों भी पर ये सब चीजें जानती है क्या? यही इसी वजह से वो और ज्यादा बढ़ चढ़कर इसमें अपनी बिल्कुल जी। बिल्कुल। जो बांग्लादेश की स्थिति बिगड़ी हुई है और वहां पर जो एक अराजकता फैल रही है, उसका फायदा उठाकर अराकन आर्मी ने ये सब कुछ किया है। और इसके पीछे केवल अराकन आर्मी नहीं है, इसके पीछे हो सकता है कि कुछ विदेशी ताकत भी इसमें जुड़े हैं, जो केवल बांग्लादेश नहीं, म्यांमार नहीं, परंतु भारत में भी इस प्रकार की अस्थिरता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए ये बहुत गंभीर विषय है। इस पर भारत सरकार को, केंद्र सरकार को एक बहुत ही गंभीर स्वरूप से इसका विचार करना चाहिए। बिल्कुल, निश्चित तौर पर वो तो नजर आएगा ही, लेकिन अगर हम अभी के जो मौजूदा हालात हैं इन पर अगर हम आगे की चर्चा अपनी जारी रखें कि साफ तौर पर अराकन आर्मी को जो बल, जो आपने बोला कि इसमें हो सकता है कि इंटरनेशनल लेवल पर भी उनको कुछ सपोर्ट मिल रहा हो, वो सपोर्ट सिस्टम साफ तौर पर कहीं ना कहीं, क्योंकि वो सेना जो है वहां म्यांमार की, वो काफी पीछे नजर आ रही है और कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर वो अपना कब्जा अभी भी बनाकर रखना चाहती है कि जिससे कोई स्थिति जस की तस बनी रहे और ज्यादा मतलब दिक्कत ना वहां पर पैदा हो। तो यहां पर अगर हम देखें तो इस बात को भी समझने की जरूरत है कि ये हालात आखिर आज के नहीं है, पहले से थे। जैसा कि हमने देखा तख्ता पलट के बाद से ही जो तमाम यहां पर जो स्थितियां थी वो जस की तस नहीं थी और उसके बाद बहुत कुछ चेंजेस आए। तो क्या ये चेंजेस इस पूरे देश को बहुत पीछे धकेलने में कारगर होंगे? नहीं, केवल देश को नहीं, केवल म्यांमार पीछे हटेगा, ढकले जाएगा, इस प्रकार की बात नहीं है। बांग्लादेश पर भी इसका असर होगा। वो तो और देख रहे केवल हैं बांग्लादेश पर नहीं, परंतु हमारा जो एक नॉर्थ ईस्ट के साथ जुड़े हुए संबंध हैं, जैसे जिसको हमने लुक ईस्ट कहा, लुक ईस्ट पॉलिसी कहा, अब उसको लुक ईस्ट एक्ट ईस्ट पॉलिसी कहते हैं। ये लुक ईस्ट और एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो है, और जो पश्चिम एशिया के, जो दक्षिण एशिया के अनेक राज्यों के साथ, अनेक राष्ट्रों के साथ जो हमारा व्यापार है, वो सब म्यांमार की ओर से जाएगा या फिर समुद्री मार्ग से जाएगा। और ये दोनों प्रकार जो है, अगर समुद्री मार्ग से भी अगर जाता है, चिटगांग और सितवे, ये दोनों पोर्ट से अगर हम पर कुछ हमला होता है तो हमारी जो नौकाएं हैं उस पर भी इसका असर पड़ेगा, व्यापार पर असर पड़ेगा, जमीनी तौर से हम जो कुछ व्यापार करते हैं उस पर असर पड़ेगा। और पूरे नॉर्थ ईस्ट में एक प्रकार की, भारत की जो नॉर्थ ईस्ट है, पूर्वोत्तर राज्य हैं, उसमें भी एक प्रकार की अस्थिरता निर्माण करने की कोशिश की जाएगी। इसके साथ साथ बांग्लादेश के तरफ से जो कुछ भी हो रहा है वैसे ही नहीं, परंतु आपको पता होगा ये चिकन नेक एरिया जिसको हम कहते हैं, जो नॉर्थ ईस्ट को भारत के साथ जोड़ता है, वो बहुत कम एरिया का मामला है। उस पर अगर कुछ हल्का सा होता है और अगर रोहिंग्या अगर वहां जाकर बस जाते हैं तो बहुत बड़ी मात्रा में भारत का और पूर्वोत्तर राज्यों का संपर्क ही टूट जाएगा। शेषाद्री जी, जैसा कि हम देख रहे हैं कि वो जो तमाम गुट जिनकी अभी हम बात कर रहे थे, जो आपने भी अभी इस चर्चा में जोड़ा कि तमाम ऐसे गुट हैं जो वहां पर उनको षड्यंत्र के तहत उसको आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं बांग्लादेश में, जो रोहिंग्या को साफ तौर पर देख रहे हैं। तो इस बात को भी समझना जरूरी है, ये तमाम ऐसे गुट थे जिन्होंने एक समय पर जिस तरह से वहां बलात्कार हुए, जिस तरह की घटनाएं वहां पर घटी और उसके अलावा भी बहुत कुछ वहां पर देखा, जो तमाम बवाल हम लोगों ने देखा था बीते दिनों में, तो उसमें बहुत बड़ा उनका रोल रहा है। तो क्या ये बहुत बड़ा फैक्टर है कि वहां से जो चीजें हो रही हैं, वहां से जो सपोर्ट सिस्टम मिल रहा है, उसकी वजह से बांग्लादेश में अभी ऐसे हालात हैं? बिल्कुल, वहां पर इस प्रकार की जो स्थिति पैदा हुई है, वो बांग्लादेश में अस्थिरता जो पैदा हुई, पहले जिन लोगों ने बांग्लादेश में अस्थिरता पैदा की है, उन लोगों का एक बहुत बड़ा लंबा सा प्लानिंग है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग है। और इसके तहत म्यांमार में जो कुछ भी हो रहा है वो यहाँ पर हो रहा है। वहां पर म्यांमार में हो सकता है कि तख्ता पलट भी हो जाए, वहां की जो सेना की सरकार है वो सेना की सरकार गिर जाएगी या कुछ और होगा, और अनेक स्थानों पर म्यांमार में इस प्रकार के विद्रोही खड़ा होंगे। और इन सभी विद्रोहियों के चलते वहां पर कोई सरकार नहीं होगी। अगर सरकार नहीं होगी और अराजकता फैलेगी तो फिर म्यांमार के साथ बातचीत करना बहुत मुश्किल होगा। आज जो कोई भी सरकार है उसके साथ, म्यांमार की सरकार के साथ बातचीत करके इन सभी विषयों पर एक बहुत व्यापक दृष्टिकोण लेना बहुत आवश्यक है। निश्चित तौर पर, क्योंकि जो स्थितियां अभी साफ तौर पर नजर आ रही हैं, ये आगे और विकराल रूप ले सकती हैं, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि दिन चढ़ने के साथ साथ लगातार उसमें और इजाफा देखने को मिल रहा है। तो क्या यहां पर जो रणनीतिक साझेदारी है वो अब की बार नहीं बन पा रही है, और जिस तरह से जो स्थितियां हैं वो अलग एक विकराल रूप लेती जा रही हैं, क्या ये बड़े फैक्टर की ओर इशारा कर रहा है? नहीं, विकराल रूप तो लेगा ही लेगा। ऐसा नहीं है कि हम कुछ कर नहीं रहे हैं, हमारा भारत सरकार की तरफ से काफी कुछ हो रहा है। एक तो 3 बातों का हमें ध्यान में रखना पड़ेगा यहाँ पर,
एक तो नौसेना की तरफ से जो कुछ भी हमें करना पड़ेगा, फोर्टिफिकेशन जिसको कहते हैं, वो हमें करना पड़ेगा। चिटगांग पोर्ट तक हमारी नौसेना के लोग जा सकते हैं और वहां पर एक निगरानी रखनी पड़ेगी ताकि चिटगांग से लेकर कलकत्ता तक कोई आ न पाए। और जी चिटगांग और कलकत्ता के बीच का जो समुद्री मार्ग है, उस समुद्री मार्ग में किसी भी प्रकार का अड़ंगा निर्माण न हो, इस पर हमें बहुत ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल। इसलिए नौसेना को सतर्क करना पड़ेगा, एक बात। दूसरी बात, जो बांग्लादेश और भारत के बीच का जो बॉर्डर है, उसको हमें और कड़ी नजर रखनी पड़ेगी। वही एक पोरस एरिया जिसको हम बोलते हैं, वहां पर कोई बहुत बड़ा दीवार नहीं है कि कोई लांग नहीं सकते हैं। बहुत सी नदियां हैं जो आर पार जाती रहती हैं और नदियों का उपयोग करके काफी लोग इधर उधर जाते आते रहते हैं। पहले भी जाते आते रहते थे, ठीक है। अब उनकी संख्या बढ़ेगी और इस पर कड़ी जी निगरानी रखनी पड़ेगी और ये बहुत पेचीदा मामला हो सकता है। बिल्कुल, आने वाले समय में इस पर और भी रणनीतियां बनती हुई नजर आएंगी। शेषाद्री जी, आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अपने दर्शकों को कुछ और तथ्यों से रूबरू करा दें। तो आपको बता दें, जिस तरह से हम देख रहे हैं जो स्थितियां हैं इस वक्त, तो ऐसे में म्यांमार की जो सैनिक सरकार है और अराकन आर्मी के बीच जो लड़ाई चल रही है, उस पर भारत कई स्तरों पर इस पर असर हो सकता है। और म्यांमार में लड़ाई के कारण बड़ी संख्या में शरणार्थी खासकर मिजोरम और मणिपुर जैसे राज्यों में आ सकते हैं। शरणार्थियों के आगमन से इन राज्यों के संसाधनों और सामाजिक ढांचे पर दबाव बढ़ेगा। इसके अलावा म्यांमार की सीमा से लगी भारत के इलाकों में सुरक्षा चुनौतियां भी बढ़ सकती हैं, जैसे क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट या हथियारों की तस्करी की घटनाएं हो सकती हैं। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में सक्रिय उग्रवादी गुट म्यांमार में अस्थिरता का फायदा उठा सकते हैं। म्यांमार का इलाका लंबे समय से इन गुटों का सुरक्षित ठिकाना रहा है। म्यांमार भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यदि म्यांमार में अस्थिरता बढ़ती है तो भारत के म्यांमार में कई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स प्रभावित हो सकते हैं। और आइए अब सुनते हैं भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल का म्यांमार की समस्या पर क्या कहना है। Following developments in Myanmar very closely, we understand that the fighting has intensified and we are following the evolving situation very closely. You would also understand that some time back, because of the security situation, we had relocated our people serving in our consulate in Sitwe to Yangon. But even though the relocation has happened, our consulate in Sitwe continues to be functional. We also have several development cooperation projects there, which continue to go forward. और आइए इसी पर चर्चा भी करते हैं। डॉक्टर शेषाद्री लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर शेषाद्री, जैसा कि हमने सुना कि साफ तौर पर कहना है कि जो तमाम ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं वो भी प्रभावित हो सकते हैं, तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि वैश्विक संकट तो हम तमाम देशों के बीच तो देख ही रहे, लेकिन अगर हम यहाँ की बात करें, आसपास के देशों की, वहां पर भी ये स्थिति है, तो भारत पर कितना बड़ा असर ये साफ तौर पर नजर आ रहा है? नहीं, बहुत बड़ा असर पड़ेगा। और अभी जो विदेश मंत्रालय की ओर से कहा गया कि सितवे में हमारा जो केंद्र था, भारत सरकार का जो भारत सरकार का जो एम्बेसी है, वहाँ पर एम्बेसी का आउटरीच है, वहाँ पर उसको यांगून में लेके आए हैं। उसका मतलब सितवे में आज हमारी जो परिस्थिति होनी चाहिए, सितवे पर निगरानी रखने के लिए हमारा जो एक केंद्र होना चाहिए, वो थोड़ा कम हुआ है। वहाँ पर बहुत कम स्टाफ होंगे शायद। ये बहुत खतरनाक चीज़ है और सिक्योरिटी की दृष्टि से भी और डिप्लोमेसी की दृष्टि से भी हमारे लिए बहुत ठीक नहीं है। जल्दी से जल्दी हमें म्यांमार सरकार के साथ बातचीत करके इस स्थिति से निपटना पड़ेगा, क्योंकि सितवे जो है उस पोर्ट का डेवलपमेंट हम लोग कर रहे हैं। पहले ही चीन सितवे में पहुंच चुका है और चीन ने सितवे में बहुत बड़ा काम किया है और भारत सरकार भी सितवे से बहुत जुड़ा हुआ है। और हमारा जो मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट का जो ट्रांसशिपमेंट का जो प्रोग्राम है, जो भारत कलकत्ता से लेकर ऊपरी तौर पर पूर्वोत्तर राज्य तक जाएगा और मिजोरम तक जाएगा, वो सारा जो प्रोजेक्ट है वो इसके कारण अभी तो वो प्रोजेक्ट शायद रुका हुआ है इस सभी संघर्ष को लेकर। और अगर वो प्रोजेक्ट पूरा नहीं होता है तो हमारे लिए बहुत बड़ा घाटे का सौदा होगा और ये हमारे लिए अच्छा विषय नहीं है। इसीलिए जल्दी से जल्दी इस विषय से निपटना पड़ेगा और हमें धीरे धीरे आगे चलकर शायद अराकन आर्मी के जो पॉलिटिकल पार्टी है, कि अराकन आर्मी एक रिबल आर्मी है, परंतु इन लोगों ने एक राजनीतिक दल भी बनाया है। उस राजनीतिक दल से भी हमें बातचीत करनी पड़ेगी शायद,
कहीं ना कहीं, और भारत सरकार कुछ करती होगी, ऐसा नहीं कि हम नहीं करते हैं, परंतु इन सभी विषयों के बारे में स्ट्रेटेजिकली थोड़ा विषय करना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा, और इस विषय को काफी गंभीरता से लेना बहुत आवश्यक है। देखिए, वैश्विक स्तर पर जैसे अभी भारत की जो छवि है वो अभी हम देख रहे हैं कि बहुत ही ज्यादा प्रबल दावेदारी अपनी वैश्विक स्तर पर पेश कर रहा है, तो भारत से इस तरह की स्थितियां होना और जो तमाम बातें भी अभी हमने जो सुना, प्रवक्ता रणवीर जायसवाल जैसा कह रहे थे, साफ तौर पर चुनौतियां तो कुछ हैं लेकिन समाधान बहुत कुछ है, और भारत की तरफ अभी सीधी तौर पर नजर नहीं हो सकती, लेकिन आसपास के जो देश हैं उस पर इंपैक्ट जरूर आ सकता है। और बांग्लादेश में भी जो अभी स्थितियां हैं वो साफ तौर पर कहीं ना कहीं अराकन आर्मी भी समझ रही है, इसीलिए क्योंकि बीते दिनों में भारत के साथ जो रिश्ते बांग्लादेश के रहे हैं उस पर, और इसी वजह से वहां पर अटैक करना या उसकी सीमा को घेरना, जिस तरह से अभी हमने देखा 271 किलोमीटर की लगभग जो सीमा है वहां पर तक पहुंचना, तो कहीं ना कहीं ये बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो अब की बार एक अलग रोल प्ले करते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल यही होगा, क्योंकि देखिए म्यांमार के साथ जो जुड़े हुए प्रदेश हैं भारत के, उन सभी प्रदेशों में भी इस प्रकार के कुछ न कुछ गतिविधियां चल रही हैं, और वहां पर भी इस प्रकार के छोटे छोटे आर्मी हैं जो केवल म्यांमार के साथ लड़ रहे हैं ऐसी बात नहीं है, परंतु धीरे धीरे अराजकता फैला रहे हैं और वो तस्करी करते हैं वहां पर, और ड्रग का जो एक बहुत बड़ा मामला है वो उससे जुड़े हुए हैं। हमने देखा कि अफगानिस्तान में और पाकिस्तान में ड्रग माफिया कितना बड़ा है, कितना प्रबल है, और उनको विदेशी ताकतों से पैसा कितना मिलता है, और इनका जो संबंध है बहुत बड़ा व्यापक संबंध है। इसलिए पहले भी इसके भी 10-12 साल 15 साल पहले भी ये हो चुका है। 1998-99 के आसपास ये सभी लोग नेपाल भाग गए थे, कुछ लोग यहाँ से भूटान तक भाग गए थे। उन सभी लोगों को भूटान के अंदर कैंप में थे, उन सभी लोगों को पकड़ना पड़ा। उनको अपने भारत की जो सरकार है उसने भूटान आर्मी को मदद किया, नेपाल आर्मी को मदद किया, उन सभी लोगों पर कार्रवाई किया है। और इनमें से कुछ लोग जो पकड़े गए, उन लोगों को बांग्लादेश ने अभी कहा है कि ये लोग उनको रिहा कर दिया, मतलब कुछ लोगों को रिहा किया, कुछ लोगों को जो पकड़ नहीं पाए उनको भी छोड़ दिया। और बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच का जो संपर्क है वो बढ़ने के कारण ये केवल ऐसा नहीं है कि ईस्टर्न बॉर्डर में प्रॉब्लम होगा, वेस्टर्न बॉर्डर में भी ये सारा प्रॉब्लम हो सकता है। पाकिस्तान की ओर से जम्मू कश्मीर में भी एक नए सिरे से कुछ न कुछ गड़बड़ियां पैदा करने की कोशिश की जाएगी। इसका मतलब यही होगा कि एक पश्चिम में इस प्रकार की गड़बड़ियां होंगी और एक पूर्व में इस प्रकार की सभी गड़बड़ियां होंगी। इसीलिए कुल मिलाकर हमारी आर्थिक व्यवस्था भी चरमरा सकती है, और उसके साथ साथ हमें इन सभी जो आंतरिक संघर्ष हो रहा है उस संघर्ष में भारत घसीटा जाएगा। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ना चाहते हुए भी, क्योंकि ये न चाहते हुए भी जी, तो निश्चित तौर पर ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरह से भारत की जो रणनीतियां हैं वो साफ तौर पर हमेशा हमने देखा है कि जो पड़ोसी प्रथम की एक नीति लेकर चल रहे थे, कि साफ तौर पर कई ऐसे देश हैं जिनकी भारत ने मदद भी की है। क्या अब की बार ये भी है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर के रूप में ये भी निकलकर सामने आएगा जब इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे? नहीं, हमने नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी रखा है। नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी एक टू वे ट्रैफिक है। ये ऐसा नहीं कि हम सिर्फ उनको मदद करें, वो हमें कोई मदद न करें, ऐसा नहीं चलेगा। नेबरहुड पॉलिसी तब यशस्वी होगा जब वो भी हमारे साथ चलेंगे और हमें मदद करेंगे। हमने बांग्लादेश को बहुत मदद किया है, और आज जो बांग्लादेश की स्थिति है वो भारत को मदद करने वाली स्थिति नहीं है। हमने म्यांमार को बहुत मदद किया है, म्यांमार में सड़कें बनाई हैं, और म्यांमार को हमने भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के साथ जोड़ने की बहुत बड़ी कोशिश की है। और ये काफी पुरानी बात है, पिछले 30-40 सालों से चल रहा है। अब इन सभी विषयों पर पानी फेरने का काम अगर बांग्लादेश और म्यांमार मिलकर करता है तो इसका बहुत बड़ा बुरा असर भारत के आर्थिक विषयों पर होगा। और ये जो पूर्वोत्तर राज्य को संभालने की बात है, पूर्वोत्तर राज्य की तरफ से साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया दोनों के साथ जो हमारा संपर्क का मामला है वो बिगड़ सकता है। व्यापार इसमें बहुत बड़े पैमाने पर बिगड़ सकता है, और जो समुद्री मार्ग है उसमें भी हमें दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। इसलिए कुल मिलाकर ये एक मल्टी प्रोंग अटैक इस प्रकार इसको देखना चाहिए। ये केवल एक छोटा सा विषय अराकन आर्मी का मामला नहीं है, ये बहुत बड़ा विषय है। इट्स लाइक एन आइसबर्ग, जो दिखता है वो बहुत छोटा दिखता है, परंतु नीचे इसके स्तर पर अगर जाएंगे तो एक बहुत बड़ा फैला हुआ मामला है। इसको निपटने के लिए एक बहुत अच्छी रणनीति की आवश्यकता है। निश्चित तौर पर बहुत बहुत शुक्रिया शेषाद्री जी, समय निकालकर हमसे जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत हमसे करने के लिए और दर्शकों तक ये जानकारियां पहुंचाने के लिए।
और आइए कुछ और महत्वपूर्ण तथ्यों से आपको रूबरू करा देते हैं। आपको बता दें कि ये नया संघर्ष म्यांमार को संकट की तरफ धकेल तो रहा ही है, लेकिन दक्षिण पूर्वी एशिया के इस देश में आंतरिक कलह कोई नई बात नहीं है। इस देश का औपचारिक नाम अब भले ही म्यांमार हो, लेकिन इसका पुराना नाम बर्मा है और इसकी राजधानी का नाम भी बदलता रहा है, जो कभी रंगून तो कभी यंगून रहा और अब म्यांमार की राजधानी नाय पिताव है। तो आज का म्यांमार 4 जनवरी 1948 को ब्रिटिश शासन से मुक्त हुआ था। 1962 तक यहां लोकतांत्रिक शासन रहा और जनता सरकार चुनती रही, लेकिन 2 मार्च 1962 को जनरल ने विन के नेतृत्व में सेना ने लोकतांत्रिक सरकार का तख्ता पलटकर देश की सत्ता पर काबिज कर लिया। संविधान निलंबित कर दिया गया। इसके बाद म्यांमार में सैन्य शासन का लंबा दौर चला। इन्हें मिलिट्री जुंटा कहा जाता है। 1988 तक देश में एक दलीय प्रणाली थी और इसमें केवल सेना के अधिकारी को ही सत्ता पर काबिज होने का अधिकार था। 1988 में सैन्य अधिकारी सौ मॉन्ग ने नई सैन्य परिषद का गठन किया और इस परिषद ने देश में लोकतंत्र की मांग करने वाले आंदोलन को कुचलने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। इसी परिषद ने देश का नाम बदलने का काम किया था। 1990 में 30 साल बाद पहला बहुदलीय चुनाव हुआ, जिसमें विपक्षी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी को प्रचंड जीत मिली, लेकिन सेना ने चुनाव नतीजों को खारिज कर दिया और सैन्य समर्थित सरकार बना दी। साल 2008 में सेना ने म्यांमार के संविधान में संशोधन किया और इसके बाद देश लोकतंत्र के रास्ते पर बढ़ा और साल 2015 में यहां चुनाव हुए और सैन्य समर्थन से चलने वाली सरकार का दौर समाप्त हो गया। आम चुनाव में आंग सान सूची के नेतृत्व में नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी पार्टी भारी बहुमत के साथ सत्ता में आई, लेकिन सेना के हाथ में काफी ताकत थी और यही वजह थी कि जब उन्होंने रोहिंग्या समुदाय पर सेना के हमलों की आलोचना करने से इनकार कर दिया, तब दुनिया के कई देशों ने नाराजगी भी दिखाई थी। 2020 में भी आंग सान सूची के नेतृत्व में उनकी पार्टी ने आम चुनाव में दोबारा प्रचंड जीत हासिल की। सेना की पार्टी को सिर्फ 7% वोट मिले। चुनाव नतीजों से यह जाहिर हुआ कि सेना के जनरलों के हाथ से ताकत फिसल रही है, जिसके बाद 2021 में सेना ने लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार का तख्ता पलट कर दिया और इसके चलते कई ऐसे पुराने गुटों में भी नई जान आ गई जो म्यांमार में सैनिक शासन का अंत चाहते रहे हैं। तो विद्रोह लंबे अरसे से म्यांमार के इतिहास का हिस्सा रहे हैं और जल्द इसका कोई हल नजर नहीं आता और सेना भी राजनीति में अपनी भूमिका को आसानी से नहीं छोड़ेगी। इसलिए यह कहना मुश्किल है कि म्यांमार को पतन से दूर ले जाने वाला कोई रास्ता नजदीकी भविष्य में खुलेगा या नहीं। तो यह साफ तौर पर नजर आया और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लगातार इसमें और भी जो तथ्य है वो हम आपके सामने रखते हैं। दरअसल साल 1949 भारत में एक फिल्म रिलीज हुई थी जिसका नाम था पतंगा और इस फिल्म में शमशाद बेगम का गाया हुआ एक गीत बहुत लोकप्रिय हुआ, मेरे पिया गए रंगून, किया है वहां से टेलीफोन। दरअसल रंगून इसी देश म्यांमार यानी बर्मा की राजधानी हुआ करती थी, जो इन दिनों एक बार फिर से दुनिया भर में अपने राजनीतिक उथल पुथल के लिए चर्चा में है और इस देश का औपचारिक नाम अब भले ही म्यांमार हो चुका है, लेकिन इसका पुराना नाम बर्मा है। और यहां के इतिहास पर नजर डालें तो कभी यहां पर भी अंग्रेजों का ही राज था। 1937 से पहले ब्रिटिश सरकार ने बर्मा को भारत का हिस्सा घोषित कर रखा था। ब्रिटेन ने 1937 के बाद बर्मा को भारत से अलग कर अपना अलग उपनिवेश बना दिया। बर्मा 4 जनवरी 1948 को ब्रिटिश शासन से मुक्त हुआ था। 80 के दशक से पहले इसका नाम बर्मा से बदलकर म्यांमार कर दिया गया। इसकी राजधानी का नाम भी बदलता रहा, जो कभी रंगून तो कभी यंगून रहा। अब इसकी राजधानी नायपिटा है। म्यांमार विश्व का 40वां सबसे बड़ा देश है और इसकी उत्तर पश्चिमी सीमाएं भारत के अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और बांग्लादेश के चटगांव प्रांत को मिलती हैं। उत्तर में देश की सबसे लंबी सीमा तिब्बत और चीन के उन्नान प्रांत के साथ इसकी सीमाएं जो हैं वो मिलती हैं। तो साफ तौर पर देखें तो ये पूरा इतिहास जो है वो हम आपके लिए समेट कर लाए हैं कि किस तरह से जो स्थितियां रही हैं म्यांमार की, कैसे कैसे वक्त बदलने के साथ साथ बदलती गई हैं, क्या कुछ उसमें हुआ है और आज के हालात क्या कुछ कह रहे हैं, ये हमने आपको बताने, दिखाने और इसी पर चर्चा करने की कोशिश की, जिससे आप बेहतर तरीके से समझ सकें कि इस वक्त आपस में जो देश हैं, चाहे बांग्लादेश हो चाहे म्यांमार हो, तो अभी वहां पर क्या स्थितियां चल रही हैं और उसी से जुड़े हुए ये बातें हम आपके साथ साझा कर रहे थे। एक छोटे से ब्रेक का यहां पर वक्त हो गया है। ब्रेक के उस पर जब लौटेंगे तो एक और मुद्दे से आपको रूबरू कराएंगे। जल्द हाजिर होते हैं।
बढ़िया है। क्यों है? प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया। नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पनामा नहर को लेकर बड़ा बयान दिया है। ट्रंप ने पनामा नहर को फिर से अमेरिका के नियंत्रण में लाने की धमकी दी है। क्या है ट्रंप के पनामा नहर को लेकर दिए गए बयान के मायने? आइए जानते हैं। दो बड़े महासागरों को जोड़कर दूरियों को समेट देने वाली पनामा नहर एक बार फिर सुर्खियों में है। इस बार पानी की किल्लत नहीं, बल्कि अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक बयान से जैसे नहर के पानी में उबाल आ गया है। ट्रंप ने पनामा नहर को फिर से अमेरिका के नियंत्रण में लाने की धमकी दी है। उन्होंने कहा कि पनामा नहर के मध्य अमेरिकी मार्ग का उपयोग करने पर अमेरिकी जहाजों से काफी ज्यादा शुल्क वसूला जा रहा है। ट्रंप ने कहा कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो अमेरिका को कहीं दोबारा पनामा नहर पर नियंत्रण न करना पड़े। ट्रंप ने यह भी कहा कि वो नहर को गलत हाथों में नहीं जाने देंगे। उन्होंने नहर पर चीनी प्रभाव का भी जिक्र किया। कार्यक्रम के बाद ट्रंप ने सोशल मीडिया पर अमेरिकी ध्वज की एक छवि पोस्ट की और कहा कि अमेरिकी नहर में आपका स्वागत है। ट्रंप के बयान पर जोरदार पलटवार करते हुए पनामा के राष्ट्रपति मोलिनो ने कहा कि ये शुल्क मनमाने ढंग से नहीं लिए जा रहे हैं, बल्कि विशेषज्ञों की टीम द्वारा इसे तय किया गया है। उन्होंने कहा कि पनामा की संप्रभुता और स्वतंत्रता पर कोई समझौता नहीं होगा। 82 किलोमीटर लंबी पनामा नहर अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। पनामा नहर को इंजीनियरिंग का बेहतरीन नमूना माना जाता है और वैश्विक व्यापार में इसे क्रांतिकारी बदलाव के तौर पर भी देखा जाता है। फ्रांस ने 1881 में इस परियोजना पर काम शुरू किया, लेकिन आर्थिक नुकसान, बीमारी और दुर्घटनाओं में लोगों के मरने की वजह से इसे बीच में अधूरा छोड़ दिया गया था। इसके बाद 1904 में अमेरिका ने इस परियोजना में दिलचस्पी लेनी शुरू की और काम शुरू हो गया। पनामा नहर में आवागमन शुरू हुआ। 1977 तक इस पर अमेरिका का नियंत्रण था। इसके बाद पनामा और अमेरिका का संयुक्त नियंत्रण हुआ, लेकिन 1999 में इस पर पूरा नियंत्रण पनामा का हो गया। हर साल पनामा नहर से करीब 14,000 पोतों की आवाजाही होती है। इनमें कार ले जाने वाले कंटेनर शिप के अलावा तेल, गैस और अन्य उत्पाद ले जाने वाले पोत भी शामिल हैं। हालांकि कुल वैश्विक व्यापार का महज 5% कारोबार ही यहां से होता है। तो साफ तौर पर ट्रंप ने जो धमकी दी है उसके क्या मायने हैं, आइए इसी पर चर्चा करते हैं। प्रोफेसर हर्षवर्धन पंत हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वाइस प्रेसिडेंट है ORF के। सर, बहुत स्वागत आपका। और उसी के साथ सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि ट्रंप ने जो बातें कही हैं उसके मायने किस तरह से निकाले जाएं, और पनामा को लेकर, क्योंकि पनामा ने भी अपनी बातें वहां पर रखी हैं, तो ऐसे में अब की बार वैश्विक स्तर पर इसका कितना बड़ा प्रभाव हम आने वाले समय में देखेंगे? देखिए, जब ट्रंप साहब कुछ बात कहते हैं तो वो मायने रखती है दो प्रकार से। एक तो वो अमेरिका के राष्ट्रपति प्रेसिडेंट इलेक्ट हैं, और दूसरा ये कि वो कई बार इस तरह की बातें टेस्ट के लिए भी करते हैं, टेस्टिंग एक्सपीरियंस के लिए करते हैं। तो मैक्सिमलिस्ट पोजीशंस, उनको डील्स करने में मजा आता है, वो अपने आप को डील मेकर कहते हैं। तो वो एक मैक्सिमलिस्ट पोजीशन लेकर फिर धीरे धीरे एक नेगोशिएटेड सेटलमेंट की ओर बढ़ते हैं। तो मुझे लगता है उन्होंने जो कहा है कि जो फीस बहुत ज़्यादा है और अमेरिका को और अमेरिकन जो टैंकर्स हैं उनको ज़्यादा पैसा देना पड़ रहा है, उसके लिए पनामा को सोचना चाहिए। एक तरह से एक सैल्वो उन्होंने फेंका है। अब पनामा ने अभी तो ये कहा है कि भाई ये ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स के द्वारा बनाया जाता है जिसमें, और ये हमारा सॉवरेन राइट है। लेकिन मुझे लगता है कि ये एक ट्रंप साहब की तरफ से कोशिश है कि कहीं पर जो टैरिफ्स, जो फी स्ट्रक्चर है पनामा कैनाल का, वो फेवरेबल हो अमेरिका के लिए, अमेरिकन टैंकर्स के लिए। और मुझे लगता है उनकी कोशिश किस हद तक कामयाब होगी ये हमको देखना पड़ेगा। लेकिन ये जरूर है कि उन्होंने अपना इंटेंट जो है वो बता दिया है कि वो इस बात की पुरजोर कोशिश करेंगे कि अमेरिका को उनकी समझ से जो एक फेयर डील है वो मिलनी चाहिए। बिल्कुल। अटलांटिक और प्रशांत को जिस तरह से ये नहर जोड़ती है, तो वहां पर कितना बड़ा असर देखने को मिलेगा?
बिल्कुल, ये देखिए, नहर बहुत ही इम्पोर्टेंट वाटरवे है, और इसने जिस तरह से अटलांटिक और पैसिफिक ओशंस को जोड़ने का काम किया, और जो इसका इतिहास है, किस तरह से अमेरिका ने इसको बनाया, और उसके बाद अमेरिका ने इसको किस तरह से पनामा के साथ शेयर किया, और फिर उसके बाद 1999 में जब ये पनामा ने पूरी तरह इसको ग्रहण किया, इसको अपनी तरह से ऑपरेट करना शुरू किया, तो मुझे लगता है कहीं पर जो एक खलबली जो मची है वो इस बात को लेकर भी मची है कि क्या ये एक तरीके से नए फेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन की शुरुआत तो नहीं है, कि अगर ट्रम्प आएंगे तो वो और उन्होंने टैरिफ्स की तो बात करी है कि मैं टैरिफ्स बढ़ाऊंगा, चीन के ऊपर लगाऊंगा, उन्होंने कनाडा और मेक्सिको को थ्रेटन किया है, अब वो इस वाटरवेज के बारे, अब पनामा कैनाल पर आए हैं, तो कहीं पर मुझे लगता है जो शंका बढ़ेगी कि क्या इससे जो ग्लोबल इकोनॉमी है उस पर फर्क पड़ेगा, क्या इससे जो इंश्योरर्स हैं, जो वहाँ का प्राइस मैकेनिज्म्स है उस पर फर्क पड़ेगा, क्योंकि वो अमेरिका को अगर फेयर डील, उनकी तरफ से जो फेयर डील है वो चाहते हैं, तो उसका मतलब ये है कि बाकियों को उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो क्या बाकी जो देश हैं वो ज्यादा उसमें फिर पैसा उनको उसका फी स्ट्रक्चर बदलेगा, तो मुझे लगता है बहुत सारे सवाल ये खड़े कर रहा है जिसके जवाब अभी लोगों के पास नहीं है, लेकिन सिर्फ स्पेकुलेशन किया जा सकता है। और अगर इसको ट्रम्प के बयान को थोड़ा सा समझने की भी कोशिश करें तो व्यापारिक दृष्टिकोण से अगर देखें तो 5% अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसमें जो इजाफा देखने को मिलता है वो है, लेकिन जो आंकड़े हैं वो 5% के हिसाब से भी बहुत बड़े हो जाते हैं वैश्विक स्तर पर, तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसलिए ट्रम्प इस बात को देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं अगर ये चीज हमारे उसमें आ सकती है या हम ला सकते हैं तो इससे और ज्यादा फायदा मिलता हुआ नजर आएगा। जी, उनको जरूर फायदा मिलता हुआ नजर आएगा, और मुझे लगता है वो यही कोशिश कर रहे हैं कि क्या एक ऐसी डील पर सेटलमेंट हो पाएगा जहां पर जो ट्रेडिंग है वो और ज्यादा एक्सपेडाइट हो पाए। लेकिन सवाल यह है कि क्या पनामा जो इसको ऑपरेट करता है वो उसके पास अगर हम फी का स्ट्रक्चर चेंज कर देंगे या कम कर देंगे, या कुछ देशों के लिए, अमेरिका जैसे देशों के लिए कुछ रियायत कर देंगे, तो उसका इम्पैक्ट पनामा की एबिलिटी जो है वो इसको ऑपरेट करने में उस पर क्या होगा और दूसरे देशों के ऊपर क्या होगा। तो मुझे लगता है आप सिर्फ अमेरिका को ध्यान में रखकर इसका फी स्ट्रक्चर नहीं बना सकते हैं, आपको सारे देशों को ध्यान में रखकर इसका फी स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। और मुझे लगता है ये अगर उसका पूरा फी स्ट्रक्चर ही बदलता है जिसमें कि हर देश को थोड़ा फायदा होता है, तो वो मुझे लगता है अपने आप में एक बेहतर आउटकम होगा, क्योंकि सिर्फ अमेरिका इसको ध्यान में रखकर आगे बढ़े ये जरूरी नहीं। लेकिन एक चीज मैं जरूरी कह दूं कि वहां पर जो कुछ बातें हुई हैं वो चीन को लेकर भी हुई, और चीन का जो रोल है वो मुझे लगता है कहीं पर ट्रम्प इसको फिर से आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि चीन का पनामा में रोल जिस तरह से बढ़ रहा है, और चीन जिस तरह से पनामा कैनाल का इस्तेमाल करके कहीं पर एक अपनी पकड़ उस एरिया में बना रहा है जो अमेरिका का बैकयार्ड है, तो मुझे लगता है वो भी ट्रम्प साहब के माइंड में एक रोल प्ले कर रहा है जिस तरह से शायद ये जो धमकी भरी बातें निकलकर सामने आई हैं, क्या इसका सबसे बड़ा फैक्टर यही हो सकता है कि जो चीन के लिए जो बातें हैं जो अभी आपने कही, क्या ये सबसे बड़ी अहम वजह हो सकती है? और दूसरा तो फी स्ट्रक्चर को तो हम देख ही रहे हैं, लेकिन जो बाकी देश हैं उनके लिए भी क्या, तो आसपास के देशों पर कितना बड़ा असर? नहीं, चीन तो देखिए, चीन मुझे लगता है बहुत महत्वपूर्ण इसका फैक्टर है, और चीन जिस तरह से चीन ने वहां पर पकड़ बनाई है, और चीन जिस तरह से पनामा के साथ उसको ऑपरेट करने की पनामा कैनाल को कोशिश कर रहा है, उसके लिए अमेरिका के लिए उसके इकोनॉमिक ही नहीं, नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज बढ़ जाते हैं। जैसा हमने पिछले कुछ सालों में ये देखा है कि चीन की जो पकड़ है वो लैटिन अमेरिका में, सेंट्रल अमेरिका में बढ़ रही है, और अमेरिका इससे परेशान है। और मुझे लगता है ये ट्रम्प बिल्कुल एक मैसेज दे रहे हैं पनामा को कि अगर पनामा ने अपना एटीट्यूड अब नहीं बदला तो इसके नुकसान पनामा को होगा। और मुझे लगता है ये तो एक तरह से पनामा को सोचना ही पड़ेगा कि वो किस तरह से, और जिसका हमने देखा कि जब पनामा की तरफ से जो वक्तव्य आया है उसमें उन्होंने ये बताने की कोशिश करी है कि पनामा कैनाल को वो ऑपरेट करते हैं, वो कंट्रोल करते हैं, और किसी और देश का वहां कोई रोल नहीं है। लेकिन चीन का जो रोल बढ़ रहा है उसको पनामा को जरूर से रीवैल्यूएट करके आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि और ये बात मुझे लगता है बिल्कुल जैसा कि हम देख भी रहे हैं, क्योंकि वहां पर पहले बाइडन थे और उसके बाद अब ट्रम्प की जैसे सरकार है, तो ऐसे में आने वाले समय में हम कह सकते हैं, क्योंकि ये नीतियां और रणनीतियों में काफी चेंजेस देखने को मिला है, सिर्फ एक पैरामीटर पे नहीं तमाम पैरामीटर्स पर, तो ये भी अपने आप में बड़ी वजह है जिसको अब पनामा इस बात को समझने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल, और मुझे देखिए हर तरीके से बदलाव आ रहा है। ट्रम्प साहब ने जिस तरह से अलग अलग जो मसले हैं दुनिया के
उसमें एक नया पर्सपेक्टिव देने की कोशिश करी है, चाहे वो यूक्रेन का युद्ध हो, चाहे वो इजराइल और हमास का युद्ध हो, चाहे वो चीन के साथ समस्या हो, चाहे वो टैरिफ्स हो कनाडा और मेक्सिको के ऊपर, और अब वो पैनामा कैनाल की जो जिस तरह से बात कर रहे हैं, उन्होंने आज मेरे ख्याल से ग्रीनलैंड की भी बात करी है कुछ। तो वो हर जगह पर नए नए जो एक तरह से एक्सपेरिमेंटल पॉलिसीज को डाल रहे हैं। अभी वो पूरी तरह से वो सत्ता में नहीं आए हैं, अभी वो प्रेसिडेंट इलेक्ट हैं, अभी उनकी सरकार नहीं बनी है, लेकिन उन्होंने जिस तरह से ये एक नई बिसात बिछानी शुरू करी है, तो सारे देश उस पर रिएक्ट कर रहे हैं। और पैनामा को इस बारे में सोचना पड़ेगा कि वो इसको किस तरह से हैंडल करेंगे, क्योंकि ये न सिर्फ पैनामा और अमेरिका के बीच की बात है, बल्कि पैनामा और बाकी जो देश वहां पर ऑपरेट करते हैं, पूरी रीजनल इकोनॉमी की बात है। और चीन इसमें सबसे बड़ा फैक्टर है। चीन को मद्देनजर रखते हुए ये बात कही जा रही है, क्योंकि चीन मुझे लगता है ट्रंप की फॉरेन पॉलिसी का सेंट्रल पिवट होगा। और जिस तरह की भी अगर आप बात देखें, चाहे वो टैरिफ्स की हो, चाहे वो यूक्रेन की हो, या चाहे वो पैनामा की हो, वो चीन को केंद्र में रखकर अपनी नीतियां बना रहे हैं। और पैनामा को और बाकी जो देश है वहां पर जो ऑपरेट कर रहे हैं, उनको ये सोचना पड़ेगा कि वो इसको किस तरह से आगे ले जा पाते हैं। लेकिन ये बात आपने ठीक कही कि जो बाइडेन से ट्रंप के बीच का जो बदलाव हो रहा है, कि जो चेंज हो रहा है, इसमें हमको बहुत बड़े कई ऐसे इश्यूज पर ड्रामेटिक शिफ्ट देखने को मिलेगा, जिसका अंदेशा हमको अभी ट्रंप साहब के बयानों से लग रहा है। बिल्कुल। आर्थिक दृष्टिकोण से देखें तो क्या अमेरिका के लिए ये जो अभी बात ट्रंप ने कही है, वो क्या प्रॉफिटेबल है या वो उनको लॉस में लेकर जाएगी? देखिए, ये डिपेंड करता है। अगर ये सिर्फ अमेरिका की बात करेंगे और दूसरे देशों की बात नहीं करेंगे, तो इसमें समस्या ये आएगी कि वो जो कैनाल है, पैनामा कैनाल की ऑपरेटिंग एबिलिटीज पर इफेक्ट पड़ेगा। अगर वो अमेरिका की फीस कम कर देते हैं और बाकी देशों की फी बढ़ा देते हैं, तो उससे जो ग्लोबल ट्रेड है वो दूसरे रूप ढूंढेगा। बिल्कुल। वो जो तो उसमें नुकसान होगा पैनामा कैनाल का, और उससे पैनामा कैनाल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी ऑपरेटिंग एबिलिटी में नुकसान होगा। लेकिन अगर ट्रंप साहब ये कोशिश करते हैं कि जो इन्होंने अपना ये नेगोशिएटेड एक फेंका है, एक दाव, उसको यूज करके वो पूरा स्ट्रक्चर बदल दें, जिसमें कि सारे देशों को फायदा हो, तो उससे मुझे लगता है वहां की इकोनॉमी में और ज्यादा बदलाव और ज्यादा तेजी आने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि फिर वहां पर जो फी स्ट्रक्चर है वो और बाकी देशों के लिए भी इकोनॉमिकल हो जाएगा। ऐसे में अगर बड़े फैक्टर्स की बात करें, क्योंकि जिस तरह से ट्रंप ने जो धमकी तो दी है, लेकिन तमाम ऐसे बड़े फैक्टर्स भी हैं जो यहाँ पर नीतिगत जो फैसले हैं उनमें कहीं ना कहीं एक बहुत बड़े बदलाव की ओर इशारा करते हुए नजर आ रहे हैं। तो आने वाले समय में, भविष्य में इस तरह की जब स्थितियां होती हैं, तो वहां से क्या क्या, कौन कौन से ऐसे देश है जो सबसे ज्यादा इंपैक्ट होते हुए नजर आएंगे? देखिए, अगर आप सिर्फ इस विषय की बात करेंगे, तो मुझे लगता है कि वहां पर सेंट्रल और साउथ अमेरिकन जो कंट्रीज हैं उनको बहुत फर्क पड़ेगा, क्योंकि ये जो इकोनॉमिक जो इन्वायरमेंट है, इसका सबसे पहला इम्पैक्ट रीजनल कंट्रीज पर पड़ेगा। और रीजनल, अगर पैनामा कैनाल का जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है वो बदलता है और वहां पर ट्रेडिंग ज्यादा महंगी हो जाती है, वहां से काम करना ज्यादा महंगा हो जाता है, तो सारी रीजन पर फर्क पड़ेगा। दूसरा, मुझे लगता है जो देश जो कि इस बात को काफी केयरफुली अब देख रहा होगा, और जब से ट्रंप आए हैं वो देख रहे हैं, चीन मुझे लगता है काफी, क्योंकि जैसा मैंने पहले कहा, उसके ट्रंप की पॉलिसीज में चीन को केंद्र में रखकर काफी चीजें आगे बढ़ रही हैं। तो चीन मुझे लगता है सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहा है। हर तरीके से ट्रंप चीन को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। खबरें ये आई थी कि उन्होंने शायद शी जिनपिंग को इनवाइट किया था अपनी सेरेमनी में, जो शायद नहीं एक्सेप्ट हुआ। ये रिपोर्ट्स भी आई थी। लेकिन मुझे लगता है ट्रंप एक तरह से जो अनप्रेडिक्टेबिलिटी है अपनी, उसको एक स्ट्रेंथ बनाकर पेश कर रहे हैं कि मेरी अनप्रेडिक्टेबिलिटी मेरा स्ट्रेंथ है, कि मैं कहां पर, किस तरह से, किस पर, कौन सा इशू के ऊपर प्रभावी होता हूं, हावी होता हूं। वो अभी लोग जो देश हैं वो समझने की कोशिश कर रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि चीन और जो उनके जो पड़ोसी देश हैं खासकर, वो सबसे ज्यादा प्रभावित होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि हमने पहले देखा कनाडा और मेक्सिको जिन पर उन्होंने टैरिफ्स की बात करी, और दोनों ही देशों से बड़ी प्रतिक्रिया आई, और ट्रूडो ने तो वहां पर जाकर मुलाकात भी करी ट्रंप से। और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं पैनामा की जब वो बात कर रहे हैं, तो पैनामा कैनाल की जब वो बात करते हैं, तो रीजन की बात कर रहे हैं। तो मुझे लगता है रीजन बहुत प्रभावित है, अमेरिका बहुत प्रभावित है, और चीन बहुत प्रभावित हो रहा है ट्रंप की जो जिस तरह से रणनीति बना। ऐसे में डिप्लोमेटिक प्रोस्पेक्टिव से अगर हम बात करें, तो यहाँ पर कितने बड़े चेंजेस नजर आ रहे हैं, और ये जो चेंजेस हैं वो कहाँ इंपैक्ट करते हुए नजर आएंगे? देखिए, डिप्लोमेटिकली जिस तरह से ट्रंप अभी ने चुनाव लड़ा, जो उनके मुद्दे थे वो इमिग्रेशन थे, क्राइम था,
इकोनॉमी था। तो इन 3 मुद्दों पर जब उन्होंने चुनाव लड़ा तो इसका मतलब ये था कि ये 3 मुद्दे वो सबसे, और उन्होंने अभी जो स्पीच भी दी है उसमें भी उन्होंने इन 3 मुद्दों का जिक्र किया है कि मेरे पहले 100 दिन में आप इस पर काफी प्रभावी तरीके से काम आप देखेंगे। और मुझे लगता है ये 3 मुद्दे ऐसे हैं कि जिस पर फिर से एक तो रीजनल जो देश हैं वो बहुत प्रभावित होंगे। जो वो कनाडा और मेक्सिको को टारगेट करते हैं तो इमिग्रेशन को लेकर टारगेट कर रहे हैं कि वहां से बहुत इमिग्रेशन आ रहा है, इलीगल इमिग्रेशन हो रहा है, और वो इलीगल इमिग्रेशन उनके लिए, उनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसके लिए बहुत बड़ा फैक्टर है, और उसको वो क्राइम से भी रिलेट करते हैं। दूसरा, मुझे लगता है कि जो इकोनॉमी और चाइना का कनेक्शन है उसको देखते हुए वो बार बार ये बात कह रहे हैं कि मुझे चाइना को टारगेट करना है, और किसी तरीके से अगर यूक्रेन का युद्ध खत्म होता है तो चीन पर पूरी तरह से केंद्रित अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी हो सकती है। तो जब बड़े बदलाव की हम बात करते हैं तो मुझे लगता है सबसे बड़ा बदलाव होगा कि किसी तरह से यूक्रेन का युद्ध समाप्त हो और जो अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी और नेशनल सिक्योरिटी का फोकस है वो पूरी तरह से चीन के ऊपर जाए। और ये जो 2 बड़े जो केंद्र में उनके इश्यूज हैं, इनको मुझे लगता है हम काफी प्रभावी ढंग से आगे देखेंगे। निश्चित तौर पर समय के साथ साथ ये तस्वीर और ज्यादा साफ होती हुई नजर आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया हर्षवर्धन जी हमसे जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत हमसे यहाँ पर करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और जाते जाते अब आपको छोड़ जाते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ, तो हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। बांग्लादेश की अबदस्त पीएम शेख हसीना के प्रत्यर्पण के संबंध में भारत को भेजे गए पत्र के जवाब में विदेश मंत्रालय के सूत्रों ने कहा है कि हमें प्रत्यर्पण अनुरोध के संबंध में आज बांग्लादेश उच्चायोग से एक पत्र मिला है। हालांकि इस मामले पर अभी हम कोई टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने क्रेमलिन में स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको के साथ मुलाकात की। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने रूस की समाचार एजेंसी RIA को बताया कि देर शाम पुतिन और फिको की वार्ता हुई। दोनों देशों के राष्ट्रपतियों के साथ हुई वार्ता में मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय स्थिति और रूसी प्राकृतिक गैस की आपूर्ति जैसे विषयों पर चर्चा हुई। तुर्की के विदेश मंत्री हाकन फिदान ने दमिश्क में सीरिया के नए प्रशासन के प्रमुख अहमद अल शरा से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने सीरिया के पुनर्निर्माण में मदद का वादा किया है। इसके अलावा उन्होंने सीरिया के खिलाफ सभी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों को हटाने का भी आह्वान किया। मोजाम्बिक की शीर्ष अदालत ने अक्टूबर चुनाव में सत्तारूढ़ पार्टी फ्रीलिमो की जीत की पुष्टि की है, जिसके बाद विपक्षी समूह ने बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया है। विपक्षी पार्टियों का कहना है कि वोट में धांधली हुई थी। चुनावी प्रक्रिया पर संवैधानिक परिषद का अंतिम अधिकार होता है और इसके फैसले से मोजाम्बिक में और विरोध प्रदर्शन भड़कने की संभावना है। फिलीपींस ने अमेरिका की टाइफॉन मिसाइल प्रणाली खरीदने की योजना की घोषणा की है। इस घोषणा को लेकर चीन, जो अंतर्राष्ट्रीय कानून की अवहेलना में लगभग पूरे दक्षिण चीन सागर पर दावा करता है, ने इस कदम को भड़काऊ और खतरनाक बताया है। इस मिसाइल प्रणाली को अमेरिकी सेना ने पहले ही वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास के लिए फिलीपींस क्षेत्र में तैनात किया था। युद्ध विराम की लगातार कोशिशों के बीच इजरायली सेना की गाजा में कार्रवाई लगातार जारी है। गाजा के अल मवासी क्षेत्र पर 2 अलग अलग हवाई हमलों में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक अन्य हमले के बाद बचाव प्रयास जारी है, जिसमें कम से कम 7 अन्य लोग मारे गए थे। रूस ने अपने अलग अलग क्षेत्रों में 42 यूक्रेनी ड्रोनों को नष्ट करने का दावा किया है। इसके अलावा रूसी सेना ने यूक्रेन के 2 गांवों पर कब्जा करने की भी बात कही है। वहीं दक्षिण कोरिया के ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ के मुताबिक अब तक यूक्रेन के साथ रूस के युद्ध में 1000 से अधिक उत्तर कोरियाई सैनिक मारे गए हैं या घायल हुए हैं।